नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। हर जरूरी खबर के पीछे एक असल खबर है जिसको समझना जानना बहुत जरूरी है और यही हम करते हैं इस न्यूज डिकोड में। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। और आज के न्यूज डिकोड की शुरुआत हम कर रहे हैं राजनीतिक विरोध की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर से जिसको देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर विरोध में सियासी दल अपना स्तर कितना गिरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक कब्रनुमा स्ट्रक्चर जिस पर फूलमालाएं डाल दी गई हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नाम वाली बड़ी सी तस्वीर लगा दी गई। नड्डा की तस्वीर के ऊपर अंग्रेजी में रीजनल फ्लोराइड मिटिगेशन एंड रिसर्च सेंटर चोट्टुपल लिखा हुआ है। प्रतीकात्मक तौर पर इसे कब्रनुमा स्ट्रक्चर बनाने वाले ये बताना चाहते हैं कि ये नड्डा की कब्र है। तस्वीरें तेलंगाना के नलगोंडा की हैं। बीजेपी ने विरोध के इस तरीके की कड़ी आलोचना की और प्रतीकात्मक कब्र बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही। आपको बता दें कि बीजेपी तेलंगाना में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ये घटना मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ठीक पहले सामने आई है। मुनुगोड़े में 3 नवंबर को बाईपोल होने वाले हैं। वहीं तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर भी जारी है। तो आपने देख लिया कि राजनीतिक विरोध में अब स्तर किस कदर घटिया और गिरता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ऐसा विरोध क्यों, इस तरह का विरोध क्यों। इसकी वजह को भी जरा समझते हैं, डिकोड करते हैं। आपने खबर में अगर गौर किया होगा तो आपने देखा कि सांकेतिक कब्र के पास एक बोर्ड लगाकर रखा गया था जिसमें लिखा हुआ था रीजनल फ्लोराइड मिटिगेशन एंड रिसर्च सेंटर चोट्टुपल। पूरी कहानी दरअसल इसी के इर्द गिर्द है। चोट्टुपल में रीजनल फ्लोराइड मिटिगेशन रिसर्च सेंटर 2016 से प्रस्तावित है, लेकिन ये अब तक बन नहीं पाया है। 2016 में जेपी नड्डा ने इस बात को लेकर वायदा किया था कि 300 बेड का अस्पताल चोट्टुपल में फ्लोराइड रिसर्च सेंटर, फ्लोराइड पीड़ितों को स्पेशल असिस्टेंस के तौर के ऊपर वहां मिलेगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1200 से ज्यादा बस्तियों वाले चोट्टुपल में बड़ी आबादी फ्लोरोसिस की समस्या से प्रभावित है और इसीलिए जेपी नड्डा का इस अंदाज में विरोध किया गया जो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं लग सकता। विरोध के और भी कई तरीके हो सकते थे, लेकिन यह तरीका अपनाकर एक घटिया स्तर का प्रदर्शन हुआ है। चलिए एक और प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा दें। जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। खराब रिजल्ट के चलते रीवैल्यूएशन की मांग को लेकर प्रदर्शन था। 2 छात्र संगठन इसमें आपस में भिड़ गए। हंगामे की तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीकॉम सेकेंड ईयर के खराब रिजल्ट के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता रीवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कुलपति से मुलाकात की। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन नाम के दूसरे छात्र संगठन ने भी विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक ही समय में 2 छात्र संगठनों के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में कहासुनी बढ़ गई। नौबत हाथापाई तक आ गई। छात्रों को काबू करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। विवाद का कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है। अभी हम यहाँ पर हैं, पता लगा रहे हैं। नहीं, इसमें एबीवीपी और एमपीएसयू स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों के बीच कुछ विवाद की स्थिति थी, जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया है और अभी स्थिति सामान्य है। लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में धरने पर बैठ गए और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिलाया है। तो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए और 2 संगठनों के छात्रों के बीच में ये जो विरोध हुआ, इसमें लाठियां भी खानी पड़ी छात्रों को। क्या हो सकता था जो यहां नहीं हुआ या किया नहीं गया, इस बात को डिकोड करते हैं। दोनों ही छात्र संगठनों की अलग अलग मांगें थी। दोनों छात्र संगठनों को प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। दोनों छात्र संगठनों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, ये पता करना चाहिए। जो छात्र राजनीति को समझते हैं वो ये बात जानते हैं
जबकि यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है और प्रदर्शन कई बार इसके पैमाना होते हैं। छात्र संगठन हिंसा का सहारा लेते हैं जो पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। बात लाठीचार्ज की करें तो पुलिस को लगा होगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। अब बात विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से भी जरा देखें। प्रबंधन को छात्रों की मांग पर विचार करना चाहिए ताकि इस तरह के हालात न बने और ऐसे प्रदर्शनों की जानकारी पर कम से कम दोनों पक्षों के नेताओं से खुलकर वक्त रहते जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। चलिए अगली खबर राजधानी से, जहां बीजेपी के पार्षदों ने भी एक प्रदर्शन किया है और निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। वजह क्या है, आप देखें पूरी खबर। हाथों में होर्डिंग से प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं और जगह है राजधानी रायपुर का निगम दफ्तर। प्रदर्शन कर रहे ये लोग बीजेपी के पार्षद हैं। शहर की जनता त्रस्त है, निगम प्रशासन होश में आओ। बीजेपी पार्षदों का ये प्रदर्शन रायपुर के महापौर के खिलाफ था। पार्षदों की मांग थी कि दीपावली से पहले राजधानी की स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था ठीक हो, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और खारून नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। आपको बता दें कि रायपुर में महापौर कांग्रेस पार्टी से हैं और बीजेपी की रणनीति है कि वो लगातार धरने प्रदर्शन करे ताकि राज्य सरकार और महापौर दोनों पर दबाव बनाया जा सके। तो ये आपने प्रदर्शन की एक तस्वीर देखी राजधानी रायपुर से। अब आपको रायगढ़ लिए चलते हैं। रायगढ़ में भी आज बीजेपी नेताओं ने नगर निगम दफ्तर का घेराव किया है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों को इलाज के लिए रांची और आगरा जाने की नसीहत दी है। पूरा मामला समझें। नगर निगम कमिश्नर दफ्तर के घेराव की तस्वीरें रायगढ़ की। बजरंग बली के नाम पर 2 महीने का पानी बिल पटाने का नोटिस जारी करने के विरोध में बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। भाजपाइयों ने नगर निगम के अधिकारियों की मानसिकता को दूषित बताते हुए उन्हें इलाज के लिए रांची और आगरा जाने की नसीहत दी है। उन्हें इलाज कराने जाने के लिए रेलवे का टिकट भी सौंपा है, जिसे लेने से इनकार करने पर नोटिस को दीवार पर चस्पा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। निगम ने लिपि त्रुटि बताते हुए संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। जो छोटे से काम है, जो तकनीकी त्रुटि है, उसको लेकर इसमें राजनीति रोटी सेकना चाहती है। वो टंकन त्रुटिवश हुआ था, लेकिन बिल जो है वो अभी संबंधित के यहाँ कहीं गया ही नहीं है, केवल अभी रखा हुआ है कार्यालय में। बुधवार को नगर निगम ने वार्ड 18 में स्थित बजरंग बली के मंदिर को 2 महीने का जलकर जमा करने का नोटिस दिया, जिसके विरोध में ये पूरी मोर्चाबंदी की गई। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की एक साथ 2 खबरें देखी, एक के बाद एक देखी। खबर रायपुर से एक थी, दूसरी खबर रायगढ़ से थी। दोनों खबरों में एक बात आपने कॉमन पाई, प्रदर्शन निगम कार्यालय पर किया गया। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की, इस बात को डिकोड करते हैं। निगम दफ्तर पूरे शहर का केंद्र बिंदु होता है। यहां अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो पूरे शहर का ध्यान इस प्रदर्शन पर पड़ना तय है। दूसरी बात, वार्ड स्तर के ऊपर अगर बीजेपी को मजबूत होना है तो उन्हें अपने पार्षदों को एक्टिव करना पड़ेगा। बीजेपी यही कर रही है। पार्षद सक्रिय रहेंगे तो पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूती मिलती है। तीसरी बात यह कि पार्षदों ने जो मुद्दे उठाए वो शहरों से जुड़ी बड़ी समस्याओं के लोकल लेवल पर हैं, आम जनता से जुड़े भी हैं। मसलन सफाई का मुद्दा हो या स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो। कुल मिलाकर बीजेपी का ध्यान, लोगों का ध्यान बीजेपी के इन सारे फोकस वाले मुद्दों पर लाना चाहते हैं। कल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मिशन प्रदर्शन के ऊपर फोकस कर रही है, यानी प्रदर्शन करो, जमकर करो, वहां करो जहां जनता का ध्यान है और इस अंदाज में करो कि जनता के मुद्दे लगें कि केवल बीजेपी ही उठा रहे। चलिए अब एक और अहम मुद्दा है जिसकी तरफ पहले कई बार सरकारों ने बयान जारी किए, लेकिन कदम पहली बार उठे हैं। लिव इन में फर्जी दुष्कर्म की शिकायतें कई दफा आती हैं और एमपी सरकार ने इसे देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है।
एमपी में अब लिव इन के मामलों पर आई शिकायत पर सीधे दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं होगा। शिकायत मिलने पर पहले एमपी पुलिस दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस तरह के मामले को लेकर पूरी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अधिकांश शिकायतें गलत पाए जाने के चलते ये फैसला लेना पड़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे मामले में शिकायतकर्ता बयान बदल देते हैं, इसलिए पूरी जाँच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। जो डिटेल आया है, मैंने भी पढ़ा है, उसमें अधिकांश मामले संदिग्ध निकल जाते हैं या बयान बदल दिए जाते हैं, इसलिए तह में जाने के बाद में इसमें आगे बढ़े ऐसा सोचा है। महिला सुरक्षा शाखा ने पिछले 3 साल से रेप केसेस और उनमें सजा दर की स्टडी की। मामले में अपराधियों को सजा मिलने की दर केवल 30 से 35% के बीच पाई गई। महिलाओं के बयान से पलट जाने से कई बार आरोपी बच जाते हैं। इससे पुलिस प्रशासन की छवि खराब होती है और इन्हीं कारणों को लेकर अब गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि अब से लिव इन के मामलों में पहले जांच पड़ताल करेंगे, इसके बाद केस दर्ज होगा। जरूरी था ये फैसला और इसका असर क्या होगा, जरा इस बात को डिकोड करें। पहली बात जो समझनी पड़ेगी कि सरकार ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, रिसर्च के बाद लिया है, डेटा के बेस पर लिया है। सरकार को लगा कि दुष्कर्म के ज्यादातर मामले फर्जी पाए जाते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पहले आप जांच पड़ताल करेंगे, इसके बाद फिर लिव इन पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को लेकर कोई आगे केस होगा। ये वो संबंध होते हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका बिना विवाह किए पति पत्नी की तरह रहते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जब कभी अक्सर विवाद होता है, विवाद की स्थिति बनती है, तो दुष्कर्म की कंप्लेंट लॉन्च कर दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले से दुष्कर्म के सही मामलों को दर्ज करने की एक पहल की, यानी दुष्कर्म के फर्जी मामले दर्ज कराने से पहले 100 बार सोचा जाएगा और अगर कोई करता है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं एमपी सरकार का ये फैसला सराहनीय है और प्रैक्टिकल लगता है। इस फैसले से अब कोई बेगुनाह परेशान नहीं होगा, लेकिन इसके भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किस कदर सावधानी सतर्कता बरती जाती है और क्या अब जैसा माना जा रहा था जिसकी वजह से कदम उठाया कि केसेस सॉल्व करने की दर में रफ्तार आएगी क्योंकि फर्जी केस दर्ज नहीं होंगे, ये देखना होगा। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं इन दिनों। कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती आई, पूछती आई कि मुद्दा कहां है। इस पर पलटवार करते हुए अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुख्य मुद्दा है। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा था कि इस बार बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस खुद भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। उसका घोषणा पत्र, उसकी कारगुजारियां हमारा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है वो हमारा मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो हमारा मुद्दा है और ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हमको दिया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे किसान ओबीसी होने को बीजेपी की पूर्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी चुनौती माना करती थी। अब अच्छी बात है कि भाजपा कांग्रेस को चुनौती मानती है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। रमन सिंह ने 15 साल में यहाँ कुछ किया नहीं, हमने राम वनगमन पथ का निर्माण शुरू भी कर दिया है। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। बहरहाल चुनावी मोड में बीजेपी कांग्रेस दोनों दिखते हैं। देखना यह है कि प्रदेश की जनता अब की बार किसे मौका देगी। तो खबर आपने देख ली, क्या मायने हैं इसके, जरा इस बात को भी समझें, जरा इस बात को भी अब डिकोड करें। सीएम भूपेश बघेल के बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पहले ही शुरू कर चुके हैं, अपना चुके हैं, बढ़ चुके हैं। सीएम भूपेश राम वनगमन पथ को अपनी एक यूएसपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान महाकाल कॉरिडोर को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं, ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह यहां भी बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती आई है और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी से अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के द्वारा जवाब देने या टक्कर लेने की कोशिश करती नजर आ रही। अब ये कितनी कामयाब रहती कोशिश, इस अग्नि परीक्षा या इसका पैमाना 23 के चुनाव फिर 24 के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी। कर्मचारियों की सैलरी दीपावली से पहले खाते में क्रेडिट करने के निर्देश।
दिवाली से पहले सीएम शिवराज ने वेतन जारी करने का आदेश देकर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में 22 अक्टूबर तक सैलरी आ जाएगी। ये आदेश संविदा, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब कर्मचारी अच्छे से दिवाली मना सकेंगे, लेकिन केंद्र के समान डीए की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार एडवांस सैलरी के साथ 4% डीए बढ़ाने का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों को 10% महंगाई राहत के आदेश अभी जारी कर दिए जाते तो ये त्योहार में सोने पे सुहागा जैसा हो जाता और कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशी मिलती। 38 कर्मचारी संगठनों ने इस मांग को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा भी की, जिस पर उन्होंने सीएम से चर्चा करने की बात कही। लेकिन एडवांस सैलरी देने के ऐलान से साफ हो गया कि 4% डीए पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। तो अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी इस तोहफे से उतने खुश नहीं हैं। दीपावली से पहले सैलरी भले ही क्रेडिट हो जाए, लेकिन कर्मचारियों की मूल मांग पूरी नहीं हुई। एमपी सरकार के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल गले की फांस बन रहा है, और इसमें क्या है खास बात, क्या डिकोड करते हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को खुश किया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कुल 33% डीए देने का वायदा निभा दिया। पहले छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए एमपी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन एक दूसरे को मिलने वाली सुविधाओं को देखते हैं, याद रखते हैं, तुलना करते हैं और उन्हें आंदोलन में उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है जिसने डीए को बढ़ाया, तो एमपी में बीजेपी सरकार पर एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के पहले वेतन देकर कर्मचारियों को अपनी तरफ से खुश करने का प्रयास किया, ट्वीट भी उनका यह दर्शाता है। लेकिन शिवराज सरकार का ये दांव कामयाब होगा, कम से कम इन प्रतिक्रियाओं से लगता नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि दीपावली से पहले जो कर्मचारी अपनी मांग पूरी न होने को लेकर के थोड़ा सा मायूस दिख रहे हैं कि आगे जाकर अपनी मांगों को लेकर और तेजी से मुखर होते हैं। अगली खबर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जुड़ी। आप सोचेंगे कांग्रेस का अध्यक्ष पद तो भर चुका है, अध्यक्ष मिल चुके हैं, लेकिन अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत का एक नया दौर चल रहा है। देखें आप। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुए अभी एक दिन ही बीता है, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर पार्टी में अंदरूनी राजनीति एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी है। इस बार कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज पर निशाना साधा। मिस्त्री ने कहा कि माफी चाहूंगा, पर थरूर के एजेंट के दो चेहरे। बता दें कि शशि थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। सोज ने कहा था कि बिना पोलिंग एजेंट के बक्सों को सील किया गया। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। बुधवार को आए नतीजों में उन्होंने 6,825 वोटों से शशि थरूर को हराया। नए अध्यक्ष खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। चलिए अगली खबर में हम आपको ले चलते हैं फ्रांस। अगली खबर फ्रांस से, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के प्रदर्शन का कारण वही है जो हमारी भी परेशानी, और वो है महंगाई। देखिए पूरी खबर। हजारों की संख्या में इन लोगों को देखिए। इन सबका सड़क पर प्रदर्शन करने का कारण महंगाई है। तस्वीरें यूरोप से हैं, जहां महंगाई की दर पिछले 11 साल के रिकॉर्ड 8.9 के स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त है फ्रांस। फ्रांस में आम लोग सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि महंगाई इतनी तेज है कि सामान्य सैलरी में गुजारा मुश्किल है। इधर लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिससे 8 पुलिस अफसर घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 11 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बता दें इसके पहले फ्रांस में ऑयल कंपनियों के कर्मचारियों ने काम बंद कर सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। अब ईंधन की किल्लत पैदा हो गई, जिसके बाद आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दुश्वारियां केवल हमारे अपने देश में नहीं, बल्कि बहुत सारे संपन्न देश जिनको हम समझते हैं वहां भी हैं। वहां भी महंगाई, वहां भी वही सैलरी बढ़ाने को लेकर मांग है। हर व्यक्ति इसी समस्या से जूझ रहा है। चलिए आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही, लेकिन ये वक्त बाजार, मॉल्स, दुकान हर जगह भीड़ भाड़ वाला है। हमने बीते 2 साल के बाद इस तरह की रौनक भरा माहौल देखा है।
आप सबसे न्यूज डिकोड की टीम की अपील है कि सब कुछ आप एंजॉय कीजिए, लेकिन सतर्कता और सुरक्षा के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।